आज का टॉपिक, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक एग्जाम्पल से जो एग्ज़ाम में हमेशा लगभग जितने सारे एग्जाम हुए आया हुआ है, इससे रिलेटेड आया हुआ है, ये भी आ सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, क्यों होता है और चार्जेस की वजह से कितना होता है, उसका सिग्निफिकेंट क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, और एक सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे तो उसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशल साहू एंड वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। चलिए देखते हैं कि आज का ये टॉपिक क्या कहता है। हम लोग उस टॉपिक को पूरा निचोड़ करके देखेंगे क्या कहता है ये टॉपिक। सो लेट्स लर्न द थिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एग्जाम्पल से। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L। हमारे पास में 3 चार्जेस हैं जिसे हम वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर हम इसे यहाँ पर रखे हुए हैं Q1, Q2 और Q3, जिनका मैग्नीट्यूड Q है और इनका जो साइड है वो है यहाँ पर L। कहता है दैट व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सेंट्रोइड पर यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है। उस Q चार्ज पर इन चार्जेस के वजह से कितना यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि फोर्स के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 चार्जेस रहना चाहिए और उसका उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारे पास में तो चार्ज का वैल्यू है, यहाँ पर Q भी है, Q भी है, Q भी है, Q भी है और ये भी Q है। और यहाँ पर ये कहा है कि Q का जो साइन होगा वो सेम साइन होगा एज जो इनका साइन है। तो तीनों का जो साइन है, चारों का जो साइन है वो सेम है, तो सारा फोर्स रिपल्सिव लगेगा। और यहाँ पर हमें चाहिए डिस्टेंस ताकि हम लोग फोर्स मेज़र कर सकें। तो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से यहाँ से ये लगेगा, ये Q2 की वजह से Q पर लगेगा, फिर Q3 की वजह से कुछ इस तरीके से यहाँ लगेगा और Q1 की वजह से कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेज़र करने के बाद में हमें ये फोर्स को कैलकुलेट करना है और लास्ट में हमें इसे रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा उसे हमें लिखना है। तो हमें इन दोनों के बीच का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना होगा। दैट्स आवर फर्स्ट जॉब। तो उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं उस जॉब को। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से सेम होगा। इस जगह से यहाँ तक की डिस्टेंस को चलो हम लोग x लेते हैं। यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, तीनों सेम है। हम इसे बहुत सारे वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अगर आपको सबसे इजी वे लेना है तो आप नॉर्मली इसे रिजल्टेंट के तरीके से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे वेज हैं। हम लोग सबसे इजी वे को यहाँ पर निकालते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दैट विल बी, जो इसे 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये जो लेंथ हो गया वो L/2 हो गया। अब ये हमें पता है x है, ये हमें पता है L/2 है, हमें निकालना है x। और ये भी पता है कि यहाँ पर ये है 30 डिग्री का एंगल। तो आपको अगर पता होगा, आपने अगर पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, इसके डिस्टेंस को हम लोग इस लाइन से रिलेट करके और इस एंगल से रिलेट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट्स, ये जो लाइन है विल बी इक्वल टू, यहाँ हम इसे O और P से चले डिनोट करते हैं। OP इज इक्वल्स टू x cos ऑफ थीटा, दैट इज 30 डिग्री। तो OP जो है, ये OP को हम लोग L/2 से यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और x cos थीटा को हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखते हैं। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखते हैं और 2 को नीचे ये कैंसिल हो जाएगा और जो x है उस x का वैल्यू निकालने के लिए लेट मी रेज दिस, x इज इक्वल्स टू L/√3। तो यहाँ पर L का वैल्यू √3 आया। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे होता है तो मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा।
पूरे अच्छी तरीके से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता चल चुका है। अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट यानी कि उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो इन 3 तरीके का यहाँ पर फोर्स लग रहा था। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्या होगा कि हम लोग 2 फोर्स को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद में तीसरा फोर्स को ऐड करेंगे, या फिर इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, या फिर इन दोनों को। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। ये था F2, ये था F3। उन दोनों का जो वैल्यू अगर आप निकालो, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस कितना है, तो F2 जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर बाई 3। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग F2 हो जाएगा, F2 वेक्टर, ठीक है। और F3 वेक्टर, F3 जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर चलिए हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अभी, क्योंकि हमें F3 वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर बाई 3, इसका भी उतना ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट F2 इज इक्वल्स टू F3। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन को नहीं ले तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है 2 फोर्सेस को, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं फोर्स, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की तरह में हमें इसमें पैरेललोग्राम लो लगा करके इसे ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं फोर्स को, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग करते हैं। तो इन दोनों से एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो हम इसे एक पैरेललोग्राम बना कर कंप्लीट करते हैं, और जो फाइनल फोर्स निकलेगा वो ये फोर्स होगा, दैट इज F, इसे हम लोग मानते हैं 2, 3। चलिए रिजल्टेंट है 2, 3। तो इस F23 जो है उसका वैल्यू कितना आएगा उसे आप यहाँ पर देखिए। F23 विल बी इक्वल टू F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस F3 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2F2 मैग्नीट्यूड इंटू F3 मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू मीन्स थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू 120 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच से अगर हम लोग यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचे और यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचे, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 होगा, तो ये 120 होगा, तो ये भी 120 ही होगा। सो ये 120 है, तो हम लोग यहाँ कॉस थीटा का जगह में 120 लिखेंगे। और क्योंकि जो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम था, दैट इज इक्वल टू Q, तो हम लोग इसे भी Q ही लिखेंगे। सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम था मतलब कि हम लोग दोनों की जगह में कोई एक को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग चलिए लिखते हैं F2 प्लस ये भी F2, तो यहाँ पर भी ये F2 हो जाएगा, 2F2 प्लस F2 इंटू कॉस ऑफ 120। तो हमें फाइनल फोर्स मिलेगा F2 प्लस F2, 2F2 माइनस 2F2 इंटू F2, दैट इज F2 स्क्वायर इंटू कॉस 120। तो कॉस 120 को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं साइन 30 डिग्री से, क्योंकि 90 प्लस 30 कॉस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब इसे हम लोग साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1/2 2F2 स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर था, इंटू 1/2। सो दिस टू विल बी कैंसल्ड, और ये 2F2 स्क्वायर में से एक F2 स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा F2 स्क्वायर जो है इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। और जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर F23 डायरेक्शन यहाँ पर हमें मिला हुआ है, जो होगा अलोंग जो वेक्टर है उस वेक्टर इस वेक्टर के ऑपोजिट में ये हमें मिलेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q है और वो भी ऊपर में चार्ज Q है, तो वो भी सेम होगा। तो दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में है वो उस डायरेक्शन में है। तो फाइनली जो फाइनल फोर्स मिलेगा
that is F resultant FR will be equals to F2 वेक्टर, ऊपर वाले को मैं इरेज करता हूँ, हमें ये मिल गया F2 स्क्वायर, तो फाइनल हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ F2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, माइनस ऑफ F2 स्क्वायर मतलब ऑपोजिट ऑफ दिस F2 स्क्वायर. Let's move on to our new topic today, that is electric field. Let me erase it. जब हम बात करते हैं दो चार्जेस का, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है, या फिर जो भी फोर्स लगता है वो ढकेल देता है, वो इसे ढकेल देता है, ये उसे ढकेल देता है. हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस भी है ना, तो वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं. क्या होगा जब हम यहाँ से इस चार्ज को हटा दें, तो ये इतने डिस्टेंस पर इसे फोर्स लगा रहा था, अब वो चार्ज है ही नहीं, तो क्या इसका कुछ इफेक्ट यहाँ पर बच रहा है क्या? तो हाँ, वो कुछ ना कुछ उसका उस जगह पर इफेक्ट होता है, जहाँ से चार्ज रहता है वहाँ से कुछ दूरी तक उसका इफेक्ट रहता है. उसी इफेक्ट को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से आप समझ सकते हो. मतलब कि जहाँ पर भी जो एक चार्ज होगा, अगर कोई भी टाइप्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो अपने जगह से कुछ दूरी तक स्फीयर के रूप में चारों ओर पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो सेम टाइप्स ऑफ चार्ज को रिपेल करेगा और डिफरेंट जो रहेंगे उसे अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर देखिए, ये कहता है दैट जो produced an electric field everyone in surrounding. When another charge q is brought at the some point, the field there acts as it produce a force. The electric field produced by the charge q is at the point r is given here. तो वो फोर्स अप्लाई करता है अगर कोई दूसरे टेस्ट चार्ज यहाँ पर आते हैं, जैसे इस तरीके के कितने चार्जेस हैं, तो वो सभी चार्जेस पर अपना फोर्स यहाँ पर लगाएगा. तो आपको एक बात में ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा कर कोई दूसरे चार्ज को सामने ला रहे हो, तो आपको जो मेन चार्ज है उसे स्टेबल रखना पड़ेगा, एक ही जगह पर रखना पड़ेगा, और बाकी जो चार्जेस हैं वो उससे थोड़े से छोटे होने चाहिए, ताकि वो इस चार्ज के जो प्रॉपर्टीज है उस पर अफेक्ट ना करे. वरना अगर इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आप इस चार्ज के सामने लाते हो, तो वो इससे ही रिपेल कर देगा, खुद रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो जो ज़्यादा बड़ा चार्ज रहता है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, और बाकी जो छोटे चार्ज होते हैं उसको अपनी तरफ पर खींचने लगता है. तो जो फाइनल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आता है. तो जब हम बात करते हैं दो चार्जेस के बीच में, तो उसके बीच में हम लोग कुछ डिस्टेंस निकालते हैं, उस डिस्टेंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना वहाँ पर फोर्स लगेगा. तो इस पॉइंट पर इसका इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे भी हम लोग इतने दूरी पर निकालेंगे, मतलब r डिस्टेंस पर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग r कैप होगा, मतलब r का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स होगा. अब आपको यहाँ पर देखना है कि जब आप पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो, तो r का डायरेक्शन अलोंग दैट होता है, और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ में कर रहे हो तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, तो r में हम लोग नेगेटिव ऑफ r यहाँ पर उस नेगेटिव को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा उल्टा डायरेक्शन में. तो वो आगे आपको पता चलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे. सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. ये आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं. किससे मिलते जुलते हैं? फोर्स के फॉर्मूला से. तो आप जब यहाँ रिलेशन निकालोगे फोर्स और इसके बीच में, तो आप यहाँ पर देखोगे दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट R. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिखो, तो ये रिलेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो, F/Q, F एट R बाई Q. सारे वेक्टर में होंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर में होंगे. नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? चलिए इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है. नाउ नोट दैट द चार्ज आल्सो exert an equal and opposite force on the charge Q. The electrostatic force between the charge Q and Q can be locked upon the interaction between charge Q and the electric field of Q and vice versa. तो जो चार्ज हम लोग टेस्ट चार्ज इसके सामने में लाते हैं, एक चार्ज है
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है और दूसरा चार्ज हम लोग सामने में लाते हैं तो वो भी इस पर कुछ अपना इफेक्ट डालता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ को यहाँ पर चार्जेस जो हैं, चार्जेस की जो फोर्स है वो सेटिस्फाई करते हैं। ऊपर हमने देखा, कल ही का वीडियो जो था उसमें हमने देखा था। तो इसका ये प्रॉपर्टी है, इफ़ वी डिनोट द पोजीशन ऑफ चार्ज q बाई वेक्टर r, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F इक्वल टू द चार्ज एंड q मल्टीप्लाइड बाई द इक्वल फोर्स। ये जो है यहाँ पर फॉर्मूला मैंने जो जनरेट किया वो है। चलिए यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। दैट फ्रॉम इक्वेशन 1.8 वी कैन इन्फर दैट q is unity, the electric field due to a charge q is numerically equal to the force exerted by it. Thus, the electric field due to charge q at the point in space may be defined as the force of unit positive charge would experience if placed at the point the charge q which is producing an electric field. It is called source charge and the charge q1 which is the test effect of the charge, it's called the test charge. तो अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते हैं q के सामने, इस किसी एक Q हम लोग लिए हुए हैं जिसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और उसका यूनिट यहाँ पर अगर हम लोग लाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। क्योंकि जब हम इसे अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स में हम लोगों को 1 इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे लिखना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड q है डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा, जो कि इक्वल है इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके, क्योंकि यहाँ पर 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एट एवरी पॉइंट हम लोग इसी तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वहाँ हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो उसमें जो फोर्स लगेगा वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नाउ ये कहता है कि जो मेन चार्ज है उसे हम लोग यहाँ पर सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। कहता है दैट itself is bound to experience an electrical force due to q will be tend to move away to difficulties it make q negligibly small. The force F is negligibly small but the ratio F by q is finite and defines the electric field. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बन रहा है जिस चार्ज की वजह से, उस चार्ज को स्टेबल रखना है, उसके लिए हम लोग जो टेस्ट चार्ज लाएंगे वो छोटा होना चाहिए ताकि वो इस Q पर इफेक्ट ना करे, जो कैपिटल Q है उस पर। तो उसके लिए हमें जो Q चार्ज है उस Q चार्ज को बहुत ही छोटा रखना होगा, उतना छोटा भी नहीं कि जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है F by Q ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमें वहाँ पर उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। तो हमें जो भी चार्जेस लाने हैं दैट इज टेस्ट चार्ज Q टेंस टू 0, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। Practical way to get around the problem of keeping Q undisturbed in presence of Q, it's to hold Q to its location by unspecified force. तो हमें अनस्पेसिफाइड फोर्स के द्वारा उस Q चार्ज को एक जगह पर रखना भी, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है ताकि बाहर से जो चार्ज है वो अफेक्ट ना करे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q though defined operationally in terms of some test charge Q is independent of Q। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो Q के इंडिपेंडेंट होगा, जो टेस्ट चार्ज हम लोग ला रहे हैं वो। दिस इज बिकॉज F इज प्रोपोर्शनल टू Q, सो द रेशियो F बाई Q डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q। क्योंकि F जो है, फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, हमने पहले ही देखा हुआ है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, इसीलिए F बाई Q जो है वो डिपेंड नहीं करता है Q पर। क्योंकि F अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो Q मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर Q को चेंज करेंगे तो F भी यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर F बाई Q का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। द फोर्स F ऑन द चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ चार्ज Q विच मे टेक एनी वैल्यू इन स्पेस अराउंड द चार्ज Q। Thus, the electric field E due to Q is also dependent on some space coordinate R। तो जो डिस्टेंस है चार्ज से, जो टेस्ट चार्ज है उसका डिस्टेंस है वो मैटर करता है। जो R हम लोग यहाँ पर देते हैं, दिस R, वो डिस्टेंस मैटर करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सामने में ज़्यादा होगा और दूर जाते जाते ये कम हो जाएगा। ये चार्ज पर यहाँ पर अभी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसे टेस्ट चार्ज लिए हुए हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या फिर जो नेग्लिजिबली स्मॉल टेस्ट चार्ज। सो नाउ
For a positive charge, the electric field will be directed radially outwards from the charge. On the other hand, if the source charge is negative, the electric field vector at each point is radially inward. तो यहाँ पर हम लोग ला रहे थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये भी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, इसीलिए जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो रिपेल करता है। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव है और हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड्स बनेगा उस पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव है उसकी वजह से बनेगा तो वो इनवर्ड बनेगा। नाउ since the magnitude of force F on the charge Q due to charge Q depends on the distance r of the charge capital Q, the magnitude of electric field E also depends on the distance r. Thus, equal distance from the charge Q, the magnitude of electric field is same. The magnitude of electric field is due to a point charge, thus the sphere of the point charge is the center of the symmetry. तो यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे पास में एक चार्ज है, मान के चलिए ये एक चार्ज है, तो ये अपने से थोड़े दूर पर, इस साइड भी, ऊपर नीचे सभी तरफ आर डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ डिस्टेंस से। तो इक्वल यहाँ पर अगर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक स्फेयर का शेप ले लेगा। तो ये जो है कहता है कि स्फेरिकल सिमेट्री, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो स्फेरिकल सिमेट्री प्रॉपर्टी होगा। मतलब अगर हम ऐसे स्फेयर ड्रॉ करें तो एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फेयर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड आएगा या फिर इनवर्ड जाएगा उसका वैल्यू सेम होगा। नाउ चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा सब पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज होंगे, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम यहाँ पर एक चार्ज के बारे में देखें, अब सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम फोर्स की बात किए हुए थे तो हमने फोर्स को जो वेक्टर क्वांटिटी है उसे हम लोग वेक्टर एडिशन के थ्रू में सारा फोर्स को ऐड किए और जो फाइनल फोर्स निकला उसे हम लोगों ने फाइनल फोर्स माना, कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो फाइनल फील्ड निकलेगा बहुत सारे टेस्ट चार्ज की वजह से या फिर बहुत सारे चार्जेस की वजह से, टेस्ट चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू होगा वो सारे चार्जेस का फील्ड को ऐड करने के बाद में हमें मिलेगा। तो उसे ऐड करने के लिए नॉर्मली हम लोग यहाँ पर वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, और जो फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी का अलग अलग होगा और सभी का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मैंने बताया, ये जो है यहाँ पर हम लोग इन सभी चार्जेस के वजह से Q1, Q2, Q3, Q4 की वजह से इस जगह पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर Q3 की वजह से E3 और Q4 की वजह से E4, और जो फाइनल यहाँ पर Q2 की वजह से इधर है, फाइनल जो मिल रहा है उसे यहाँ पर ये जो लंबा लाइन है इससे यहाँ पर शो किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। तो इसे फाइनल फील्ड माना जा रहा है और इसे कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली हम लोग सभी को ऐड कर देंगे, E1 को एक बार, E2 को एक बार, और लास्टली बहुत सारे हम लोग पहले 2 ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग उसे कंसिडर करके उसके बराबर हम लोग सभी को करके ऐड कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐड किया हुआ है और यहाँ समेशन किया हुआ है, तो समेशन की वजह से हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूला को जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर। अब बढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कहता है कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बात करते हैं वो नेसेसरी नहीं है। कहाँ नेसेसरी होगा? ये होगा नेसेसरी मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म में। जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। तो जब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के साथ में मैच कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पर जनरेट होता है, मैग्नेटिक यहाँ पर नेचर उसका प्रोड्यूस हो जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं और बाकी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स जो भी होंगी।
यहाँ कहता है दैट एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन्स पर कूलम. The direction of the field is reversed, keeping the magnitude unchanged, and the proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. तो यहाँ पर फ्री फॉल करा रहा है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का. ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली फॉल कर रहा है और एक प्रोटॉन यहाँ पर फ्रीली फॉल कर रहा है. इलेक्ट्रॉन जब फॉल कर रहा है तो उसमें उसका जो डिस्टेंस है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में वो 1.5 सेंटीमीटर है. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का यहाँ पर चार्जेस अलग अलग लिए हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जब हम दो चार्ज लेंगे तो और यहाँ पर वो क्रिएट होगा. Thus the direction of field is reversed. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and proton falls through the same distance. अब एक इलेक्ट्रॉन जब फॉल हो गया उसके बाद में हम वहाँ पर प्रोटॉन को फॉल कराएंगे, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो 1.5 सेंटीमीटर का उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी होगा. लेकिन यहाँ पर जो है ये चार्ज अलग हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यहाँ पर हमें भेजना है पॉजिटिव चार्ज को, तो वो जाएगा क्योंकि ये उल्टा होगा तो ये यहाँ पर गिरेगा. अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल फॉर ईच केस. तो हमें यहाँ पर इन दोनों के केस में टाइम ऑफ फॉल को यहाँ पर कंप्यूट करना है दोनों के बीच में. तो कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. देखिए इसमें हमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उसका जो मास है उससे डिफरेंस आएगा. बाकी चार्जेस सेम हैं, यानी कि अपोजिट हैं, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब चार्ज को अपोजिट कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो जो मास है उसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंस आएगा. तो टाइम पीरियड के यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज यहाँ पर दिया हुआ है 2h/AE. यहाँ पर जो AE जो है वो है एक्सेलरेशन, जिसका जो है फोर्स डिवाइडेड बाय मास जो होता है, एक्सेलरेशन F इक्वस ma, तो ma इक्वस F/m. तो F जो है यहाँ पर EA जो है उसका वैल्यू यहाँ पर F लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर चार्ज है उसे, और यहाँ पर जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे यहाँ पर लिया हुआ है, और me जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे यहाँ पर लिया हुआ है. और दूसरे टाइम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ में मास ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पर करके उसके बाद में ये भी एक्सेलरेशन A, यहाँ पर ये P बन जाएगा, ये AE बन जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे यहाँ पर कैलकुलेट करेगा. दैट इज यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है. नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये वाला इस टाइप का हमने यहाँ पर आज सॉल्व कर लिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स. तो इसमें क्या है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो उस फील्ड को शो करने के लिए पिक्यूलरली यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, जो शो करते हैं कि एक चार्ज के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो कैसे दिखता है. तो जैसे मैग्नेट के अगर हम देखें तो मैग्नेट में भी उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है. जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग जब एक दूसरा चार्ज को, दूसरे टेस्ट चार्ज को जो यूनिट पॉजिटिव होता है उसे हम लोग अगर इतने सामने में लाएं तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स यहाँ पर मिलेगा इसे, वो कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा. तो इस जगह पर रखने से इतना फोर्स इसे मिला. ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ है इस वेक्टर का, उस वेक्टर के लेंथ से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये सोच सकते हो कि ये जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा. इससे ये डायरेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो. तो ये सभी तरफ होगा. यहाँ पर शो करने का ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2D प्लेन है, ये 3D प्लेन में यहाँ पर होगा. तो सभी तरफ जितना आप चाहो उतना यहाँ पर आप बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो इतने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हैं. अब यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करें कि इस जगह पर कितना इसका फोर्स जाएगा, तो ये यहाँ पर से थोड़ा सा उससे कम जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहाँ पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम जाएगा. उसी तरीके से
सभी जगह पर जाएगा और लास्ट में अगर हम देखें तो उससे और थोड़ा जाएगा और छोटा जाएगा और छोटा होते जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा और उससे छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर छोटा होते 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 ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसका कुछ इतना इंटेंसिटी होगा।